हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं राधेश्याम यादव आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एजी काका पर आप सभी का स्वागत करता हूं। वो लंबे समय से अपनी क्लास नहीं हो पाई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी बच्चों, गुड इवनिंग। और फटाफट से आज की क्लास का लिंक सभी बच्चों को शेयर कर दें ताकि सबको पता लग जाए कि आज की क्लास शुरू हो चुकी है। आज अपने जो क्रॉप्स ली है वो है सीरियल क्रॉप्स, खाद्यान्न फसलें, अनाज वाली फसलें। इसकी 4th क्लास लेके आए हम। पहले 3 क्लासें हो चुकी, बहुत ही शानदार रेस्पॉन्स आपका रहा। तो आज अपने 4th क्लास जो खाद्यान्न फसलें, अनाज वाली फसलें उसकी लेके आए। अगर आपको ये क्लास बेहतरीन लगे या आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त करना है क्लास शुरू होने से पहले तो आप बेल आइकन को भी प्रेस करें और आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लासें कैसी लग रही है। ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। गुड इवनिंग सभी दोस्तों को, गुड इवनिंग। शुरू करते हैं अपन आज की शानदार क्लास। ज़बरदस्त वाली क्लास है, बहुत ही शानदार क्वेश्चनों का कलेक्शन किया है। और आज जो पहला क्वेश्चन है वो है धान की नर्सरी तैयार करने की डेपोंग मेथड में। धान की जो नर्सरी तैयार करने का जो डेपोंग मेथड है, कौन सा मेथड है? डेपोंग मेथड है। उसमें आपको बताना है कि बीजों का अंकुरण कितने समय में हो जाता है। ऑप्शन 1 है 10 से 12 घंटे, ऑप्शन 2 है 18 से 24 घंटे, ऑप्शन 3 है 36 से 48 घंटे और ऑप्शन 4 है 60 से 72 घंटे। तो आपको बताना है धान की नर्सरी तैयार करने की जो डेपोंग विधि है, जो IRRI फिलीपींस से विकसित है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में है वहाँ से विकसित है। उस विधि में बीजों का अंकुरण कितने समय में हो जाता है? कमेंट करके बताएं। अगर आपका जवाब 10 से 12 घंटे है तो ए ऑप्शन दे 1 नंबर का, 18 से 24 है तो 2 नंबर का, अगर 36 से 48 है तो 3 नंबर का, या 60 से 72 है तो 4 नंबर का। फटाफट से कमेंट करके आप जवाब बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। जो इसका सही आंसर होगा वो है 36 से 48 घंटे। कितने घंटे? 36 से 48 घंटे। साथ ही आपको बता दूं जो धान की जो डेपोंग मेथड है नर्सरी तैयार करने का, उसमें कितने 1 हेक्टेयर की पौध तैयार करने के लिए 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। कितने? 25 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्र की आवश्यकता होती है। 11 से 13 दिन में पौध तैयार हो जाती है। सबसे कम समय में पौध तैयार हो जाती है। बिना मिट्टी के पौध तैयार की जाती है। इसमें मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती, मिट्टी की आवश्यकता नहीं होती। जो इसमें बीज दर काम लेते हैं वो 3 kg प्रति वर्ग मीटर कितनी काम में लेते हैं? 3 kg सीड रेट काम में ली जाती है। दक्षिणी भारत में ये अपनाई जाती है। तो डेपोंग मेथड से जरूर एक क्वेश्चन आता है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा डेपोंग मेथड तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का क्वेश्चन, गेहूं साग का परीक्षण बार कितना होता है? आपको यहाँ पर बताना है। जो फेलेरिस माइनर जो होता है, मिमिक्री वीड है जो गेहूं का, उसका टेस्ट वेट कितना होता है आपको ये बताना है। परीक्षण बार टेस्ट वेट। पहले तो आप कमेंट करके बताइए कि टेस्ट वेट कहते किसे? फटाफट से कमेंट करके बताइए आपकी टेस्ट वेट क्या होता है। क्या होता है टेस्ट वेट? परीक्षण बार क्या होता है? किसी भी फसल के 1000 बीजों का जो औसत वजन होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। किसी भी फसल के 1000 या वनस्पति के 1000 बीजों का भार होता है वो टेस्ट वेट कहलाता है। और 100 बीजों का भार सीड इंडेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स। कितने का? 100 बीजों का भार। तो यहाँ पर एक वीड है गेहूं सा, जिसका बॉटनिकल नेम होता है फेलेरिस माइनर, जो गेहूं का मिमिक्री नकलची खरपतवार है। तो उसका टेस्ट वेट बताना है। 9 ग्राम होता है, 6 ग्राम होता है, या 4 ग्राम होता है, या 2 ग्राम। फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दें कि गेहूं का परीक्षण बार 9 ग्राम होता है, या 6 ग्राम होता है, या 4 ग्राम होता है, या 2 ग्राम होता है। फटाफट से आप इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं। गेहूं का जो टेस्ट वेट होता है वो होता है 2 ग्राम। कितना होता है? 2 ग्राम होता है। कितना होता है? 2 ग्राम होता है। कितना होता है? 2 ग्राम। कितना ग्राम होता है? 2 ग्राम। वीड के जो बीज होते हैं उनका परीक्षण बार या टेस्ट वेट जो होता है वो बहुत कम होता है। इसी कारण वो हवा के द्वारा, हल्के होने के कारण हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से पहुंच जाते हैं, यानी इनका विस्तार हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन अगला
जो है 3 नंबर का क्वेश्चन, धान के दानों में विटामिन B12 के संरक्षण है तो कौन सी क्रिया अपनाते हैं, यानी B12 का संरक्षण है, B12 की मात्रा बढ़ाने के लिए अपन कौन सी क्रिया इसके दानों में करते हैं, मिलिंग की करते हैं, पॉलिशिंग की करते हैं, पैराबॉइलिंग की करते हैं या कोई नहीं, कौन सी क्रिया करते हैं विटामिन B12 की मात्रा या संरक्षण हेतु क्या है, ताकि वो नष्ट नहीं हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं। आपने पढ़ा था गोल्डन राइस सुनहरा चावल विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है, इसके दानों में विटामिन B12 भी पाया जाता है, तो उसके संरक्षण हेतु कौन सी क्रिया करते हैं, फटाफट से कमेंट करके बताएं आप, मिलिंग, पॉलिशिंग, पैराबॉइलिंग या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर बताएं आप क्या होता है। तो ये होता है पार बॉइलिंग, क्या होता है पैरा 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 बॉइलिंग। दाने का जल ताप उपचार को पैरा बॉइलिंग कहते हैं, दाने का जल ताप उपचार क्या कहलाता है, पैरा बॉइलिंग। पैरा बॉइलिंग क्रिया से B12 का संरक्षण हो जाता है। साथ ही आप यहाँ पर एक बताइए कि एक मिलिंग आया, पॉलिशिंग तो आप जानते हो दानों के ऊपर पॉलिश करते हैं, इसमें मिलिंग करने से कौन से विटामिन में कमी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाती है, दान में किसकी कमी हो जाती है, विटामिन बी की कमी हो जाती है। नेक्स्ट अपन चलते हैं अगले नंबर के क्वेश्चन पे, 4 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो है मक्का का मुख्य डिजीज बताना है, रोग बताना है। डाउनी मिल्ड्यू है, लीफ माइनर है या कॉर्न रस्ट या चारकोल रोट है, कौन सा रोग है वो मक्का का मुख्य रोग है। डाउनी मिल्ड्यू है, लीफ ब्लाइट है, कॉर्न रस्ट है या चारकोल रोट है, कौन सा रोग है, आपको कमेंट करके जवाब बताना है। यहाँ पे डाउनी मिल्ड्यू है, लीफ ब्लाइट है, कॉर्न रस्ट है या चारकोल रोट है, कौन सा रोग है मक्का का मेन डिजीज, फटाफट से कमेंट करके आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही आंसर है वो है डाउनी मिल्ड्यू। क्या है, डाउनी मिल्ड्यू, क्या है, डाउनी मिल्ड्यू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले नंबर की, 5 नंबर का क्वेश्चन है धान का खेरा रोग। खेरा रोग जो एक विकार है, दैहिक विकार है, जो जिंक की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है। तो इसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर दास्ताने ने की थी, डॉक्टर वासुदेवा ने की थी या इंगो पोट्राइकस ने की थी या वाई.एल. नैने ने की थी, किसने की थी। धान के खेरा रोग जो जिंक की कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, जिंक की कमी से होता है, उसकी खोज किसने की थी, डॉक्टर दास्ताने ने, डॉक्टर वासुदेवा ने, डॉक्टर इंगो पोट्राइकस ने या डॉक्टर वाई.एल. नैने ने, किसने की थी। फटाफट से कमेंट करके बताएं कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, कौन सा ऑप्शन इसका सही है। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर वाई.एल. नैने, किसने की थी, डॉक्टर वाई.एल. नैने ने, किसने की थी, डॉक्टर वाई.एल. नैने ने की थी। नेक्स्ट अपन देखते हैं 6 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है वो है हरित क्रांति के दौरान सर्वाधिक उत्पादन कौन सी फसल का हुआ था। हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन जो 1966-67 में हुई थी भारत में, कब हुई थी, 1966-67। ग्रीन रेवोल्यूशन जो शब्द दिया था वो विलियम गॉर्ड ने दिया था, किसने दिया था, विलियम गॉर्ड ने। हरित क्रांति के जो जनक है वो कहते हैं डॉक्टर एनी बोरलो को, और भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। तो इस किस फसल के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, अनाज वाली फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई थी, लेकिन कौन सी फसल है जिसके सबसे ज़्यादा हरित क्रांति के दौरान उत्पादन देखा गया, हाईएस्ट प्रोडक्शन देखा गया, मक्का का या फिर जवार का या बाजरा का या गेहूं का, किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया, किसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा गया, किसका सबसे ज़्यादा उत्पादन देखा गया। तो इसका सही आंसर आप सबको पता होगा, गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, गेहूं के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, किसके, गेहूं। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है दान में ब्राउनिंग का कारण है। दान में ब्राउनिंग का कारण क्या है, ब्राउनिंग का कारण क्या है। दान में जिंक की कमी से होता है, मैंगनीज की अधिकता से होता है, आयरन की अधिकता से होता है या बोरॉन की कमी से होता है। फटाफट से, बहुत ही शानदार वाला क्वेश्चन है, दान में ब्राउनिंग का कारण क्या है। दान में ब्राउनिंग का कारण क्या है, आपको यहाँ पर ये बताना है। जिंक की कमी से होता है, मैंगनीज की अधिकता से होता है, आयरन की अधिकता से होता है या बी की कमी से, बोरॉन की कमी से होता है। तो इसका सही आंसर बताया आप कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर आप जेट, ICAR, BHU की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार होने वाली है। आपको आने वाले एग्ज़ाम, जो मेन एग्ज़ाम होगा, उनमें इन क्वेश्चनों से ही आपको क्वेश्चन मिलने की पूरी भरपूर संभावना है। पूरा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर ये क्वेश्चन याद कर लिया आपने तो।
फटाफट से इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ। यह आयरन की अधिकता से होता है। किसकी अधिकता से होता है? आयरन की अधिकता से। और इसके आयरन की अधिकता वाली जो वेराइटी है कि आयरन के विषैलेपन के प्रतिरोधी जो वेराइटी है वह फाल्गुना। कौन सी है? फाल्गुना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अगला 8 नंबर का क्वेश्चन है, GHB 526 किसकी वेराइटी है? GHB 526 किसकी इंप्रूव्ड वेराइटी है? मक्का की, ज्वार की, बाजरा की, गेहूं की? किसकी इंप्रूव्ड वेराइटी है? GHB 526 मक्का की है, ज्वार की है, बाजरा की है या गेहूं की है? फटाफट से कमेंट करके बताइए कि मक्का है, ज्वार है, बाजरा है या गेहूं, किसकी वेराइटी है? तो आपको फटाफट से बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त वेराइटी है। GHB 526 किसकी इम्प्रूव्ड वेराइटी है? तो ये जो वेराइटी है वो वेराइटी किसकी है आपको बताए, नहीं अन्यथा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वेराइटी है ये है बाजरा की। किसकी वेराइटी है? बाजरा की। किसकी वेराइटी है? बाजरा की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? बाजरा की वेराइटी है। अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, धान का एकल बक्सी कीट है जो केवल धान की फसल को नुकसान पहुंचाता है, अन्य फसलों को कोई नुकसान नहीं, यानी धान पे ही अपना जीवन यापन करता है। मोनोफेगस इंसेक्ट बताना है। पीला तना छेदक, गंदी बग, हिस्सा या बुरा फुदका? कौन सा है वो इंसेक्ट जो मोनोफेगस है? किसके लिए? पेड़ी के लिए। पीला तना छेदक, गंदी बग, हिस्सा या बुरा फुदका? कौन सा है? फटाफट से आप बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर है पीला तना छेदक। कौन सा है? पीला तना छेदक इसका सही आंसर है। नेक्स्ट अपन अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अपना अगला क्वेश्चन है वो है, धान के किस रोग को क्रेसेक या सीडलिंग विल्ट के नाम से जाना जाता है? कौन से रोग को क्रेसेक या सीडलिंग विल्ट के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? ब्लास्ट रोग को, ब्राउन लीफ स्पॉट को जाना जाता है या फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को जाना जाता है या टुंगरो रोग को जाना जाता है? किस रोग को क्रेसेक या सीडलिंग विल्ट के नाम से जाना जाता है? ब्लास्ट को या ब्राउन लीफ स्पॉट को या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट को या टुंगरो रोग को? किसको जाना जाता है? फटाफट से आप कमेंट करके जवाब बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो ये है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। कौन सा है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। कौन सा है? बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से। बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग है। नर्सरी में लगता है, ये छोटे पौधों में ये रोग लगता है। नेक्स्ट अपन 11 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान IIMR स्थित है नई दिल्ली में, करनाल हरियाणा में, भोपाल मध्य प्रदेश में या फिर लुधियाना पंजाब में? जो भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में, करनाल हरियाणा में, भोपाल मध्य प्रदेश में, लुधियाना पंजाब में? फटाफट से आप कमेंट करके जवाब बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान IIMR स्थित है नई दिल्ली, करनाल हरियाणा, भोपाल मध्य प्रदेश, लुधियाना पंजाब। तो इसका सही आंसर आपको मैं बता देता हूँ। इसका सही आंसर होगा वो होगा लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब। मक्का का जो भारतीय अनुसंधान संस्थान है वो लुधियाना पंजाब में। कहाँ पर है? लुधियाना पंजाब। नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में मक्का का कौन सा स्थान आता है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। मक्का का कौन सा स्थान? ट्रांसजेनिक जानते होंगे, पराजीनिक फसलें जिनको कहते हैं, जिनमें दूसरे का जीन डाला जाता है उसे पराजीनी या ट्रांसजेनिक फसल कहते हैं। तो मक्का का कौन सा स्थान है विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में? मक्का का कौन सा स्थान है? पहला है या फिर दूसरा है या तीसरा है या चौथा आएगा? तंबाकू का कौन सा स्थान है? ये आएगा। किसका स्थान है? चौथा लिख देना। तंबाकू की जगह क्या लिख देना? चौथा स्थान। यहाँ पर लिख देना 4 नंबर। कौन सा स्थान है? फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है या फोर्थ? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा वो होगा सेकंड नंबर है। कौन सा है? सेकंड। पहला नंबर आप लिख लो, सोयाबीन का है। किसका है? सोयाबीन। किसका है? सोयाबीन का। किसका है रे? सोयाबीन का है। और 50% योगदान है इसका। सोयाबीन का कितना परसेंट योगदान है? 50। दूसरा मक्का का है। किसका है? मक्का का। किसका है? मक्का का है दूसरा, जिसका योगदान है 23%। कितना परसेंट है? 23%। और तीसरा स्थान है
वो है कपास का। किसका है? कपास का। तीसरा स्थान किसका है? कपास का, जो 14% है। कितना परसेंट है? 14% है। पहला स्थान सोयाबीन का है जो 50% है। दूसरा स्थान मक्का का है जो 23% है। तीसरा स्थान कपास का जो 14% है। ध्यान रखना, सबसे विश्व में ट्रांसजेनिक फसल उत्पादन में पहले नंबर पर सोयाबीन है, दूसरे नंबर पर मक्का है, तीसरे नंबर पर कपास है। नेक्स्ट देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन। जो अपना अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का क्वेश्चन, ज्वार के फसल की कितनी मात्रा पशु को मार देती है? ज्वार में एससीएन की कितनी मात्रा, ऐसे आएगा ये। एससीएन जो हाइड्रोसाइनिक एसिड पाया जाता है, जो धुरीन है, एससीएन जो कच्ची ज्वार में पाया जाता है, तो उसकी कितनी मात्रा पशु को मार देती है? आपको यहाँ पर ये बताना है उसके शरीर में कितनी मात्रा हो जाए एससीएन हाइड्रोसाइनिक एसिड की, जो ग्लूकोसाइड धुरीन है उसकी, जिससे पशु मर जाता है। 100 ppm पार्ट पर मिलियन, 150 ppm, 200 ppm या 500 ppm। इसका सही आंसर बताया आप कि कितनी मात्रा पशु के शरीर में एससीएन की हो गई, ग्लूकोसाइड धुरीन की हो गई तो पशु मर जाएगा। तो ये आपको मैं बता देता हूँ, ये 500 ppm। कितनी ppm? 500 ppm। 200 से ऊपर होने पर वो विषैला का जहरीलेपन का कार्य करती है। 500 होते ही पशु की मृत्यु हो जाती है। साथ ही आपको बता दूं, एससीएन जो हाइड्रोसाइनिक एसिड है उसका निर्माण जड़ में होता है। कहाँ पर होता है? जड़ में। और संश्लेषण सर्वाधिक होता है पत्तियों में। जब कच्ची अवस्था में होती है ज्वार की फसल या ज्वार का पौधा, तो इस समय इस एसिड का निर्माण ज़्यादा होता है। जैसे जैसे फसल में परिपक्वता आती है तो इस एसिड का निर्माण भी कम होना शुरू हो जाता है। पूरी पकने के बाद में इसका चारा विषैला नहीं होता। इस कारण कभी भी कच्ची ज्वार अधिक मात्रा में पशुओं को नहीं खिलानी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अपन 14 नंबर का क्वेश्चन है, ब्राउन मैन्यूरिंग किस फसल से संबंधित है? ब्राउन मैन्यूरिंग किस फसल से संबंधित है? सब जानते होंगे, ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धान से संबंधित है या फिर सोयाबीन से संबंधित है या फिर चना से संबंधित है या फिर कपास से संबंधित है? ब्राउन मैन्यूरिंग धान से संबंधित है, सोयाबीन से, चना से या कपास से? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा। धान से संबंधित है। धान के खेत में ढेंचा की हरी खाद की फसल अपनाते हैं, उसे ब्राउन मैन्यूरिंग कहते हैं। नेक्स्ट अपन देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन, राज्य में गोल्डन रे कार्यक्रम किस फसल से संबंधित है? गोल्डन रे कार्यक्रम किस फसल से संबंधित है? किस फसल से संबंधित है गोल्डन रे? राज्य में यानी राजस्थान में गोल्डन रे कार्यक्रम किस फसल से संबंधित है? सुनहरे चावल गोल्डन राइस से संबंधित है, फलोत्पादन यानी हॉर्टिकल्चर से संबंधित है, मक्का से संबंधित है या कपास से संबंधित है? गोल्डन रे प्रोग्राम जो राजस्थान में चलाया गया है वो कौन सी फसल से संबंधित है? सुनहरा चावल से, फलोत्पादन से, मक्का से या कपास से? तो इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये मक्का से संबंधित है। किससे संबंधित है? मक्का से। ये जो राजस्थान के 2 राज्य हैं, दक्षिणी राज्य हैं। दक्षिणी राज्य कौन से? सबसे ज़्यादा पूरा दक्षिण में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर। ये आपके जो शुरू किया गया था वो शुरू किया गया था उदयपुर व बांसवाड़ा जिलों में 2009 में। ध्यान रख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। कब शुरू किया गया था गोल्डन रे कार्यक्रम? 2009 में। कब शुरू किया गया था? 2009 में। ये शुरू किया गया था उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में। कहाँ पर शुरू किया गया था? उदयपुर और बांसवाड़ा जिले में। और मक्का के उत्पादन से संबंधित था। किससे संबंधित था? मक्का के उत्पादन से। बहुत ही, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कई बार बहुत सरल क्वेश्चन आ जाते हैं और वो गलत हो जाते हैं। मोटे अनाजों का राजा कहते हैं मक्का को, ज्वार को, बाजरा को, जौ को। मोटे अनाजों का राजा मक्का को कहते हैं, ज्वार को कहते हैं, बाजरा को कहते हैं या जौ को कहते हैं? किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? मक्का, ज्वार, बाजरा या जौ मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर मैं बता देता हूं आपको, ज्वार को कहा जाता है। साथ ही आपको बता दूं, ज्वार के दाने में ल्यूसीन की मात्रा अधिक होती है, लाइसिन की कमी होती है। ल्यूसीन की मात्रा 7.4 से 17 होती है। ल्यूसीन किसकी मात्रा अधिक होती है? ल्यूसीन की मात्रा अधिक। और लाइसिन की क्या होती है? कम। लाइसिन की मात्रा क्या होती है? कम होती है। इसकी अधिक होती है, इसकी मात्रा कम होती है। क्या होती है? कम। ल्यूसीन की मात्रा होती है वो 7.4 से 17 होती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला अपना जो 17 नंबर का क्वेश्चन है, जवान में एससीएन की विषैलेपन की सीमा होती है। अभी कुछ समय पहले मैंने बता भी दिया है इसका आंसर। फटाफट से आपको बताना है कि ज्वार में एससीएन की विषैलेपन की सीमा कितनी है। फटाफट से आपको, क्योंकि मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसका आंसर। इसका आंसर होगा, वो होगा 200 ppm। 200 ppm जाते ही ज्वार विषैलेपन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? विषैलेपन का कार्य करता है एससीएन। और 500 से ज़्यादा अगर इस पशु के शरीर में एससीएन की मात्रा हो गई तो वो पशु को मार देती है।
नेक्स्ट चलते हैं अपने 18 नंबर क्वेश्चन पर। ज्वार की सीड रेट, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ज्वार की सीड रेट कितनी काम में लेते हैं? ज्वार की सीड रेट 8 से 10 केजी पर हेक्टेयर, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर, 18 से 20 केजी पर हेक्टेयर या 20 से 25 केजी पर हेक्टेयर, कितनी मात्रा काम लेते हैं ज्वार की? फटाफट से कमेंट करके आप जवाब बताएं कि कितनी मात्रा ज्वार की सीड रेट के लिए काम में लेते हैं, कितना 20। तो इसका सही आंसर होगा वो है, ज़्यादातर बच्चों का सही है, एक दो बच्चों को छोड़कर 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर, 12 से 15 केजी पर हेक्टेयर। नेक्स्ट अपन चलते हैं, सभी के कमेंट्स में देख रहा हूँ, आप केवल जवाब देते रहे। क्लिपर इम्प्रूव्ड वेराइटी है, क्लिपर किसकी वेराइटी है? गेहूं की, जौ की, मक्का की, धान की, गेहूं की, जौ की, मक्का की, धान की, गेहूं की, जौ की, मक्का की, धान की, किसकी है क्लिपर वेराइटी? गेहूं की, जौ की, मक्का की, धान की, किसकी है? फटाफट से कमेंट करके बताएं। ये जो क्लिपर जो वेराइटी है वो है जौ की, होडियम वल्गेर की। किसकी वेराइटी है? होडियम वल्गेर की वेराइटी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। निम्न में से किस राज्य के किन जिलों में बाजरा नहीं उगाया जाता? निम्न में से यहाँ पर आएगा कि निम्न में से भारत के किस राज्य में बाजरा नहीं उगाया जाता? बाजरा किस राज्य में नहीं उगाया जाता? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, ओडिशा में। तो आपको सबको पता होगा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बाजरा नहीं उगाया जाता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बाजरा नहीं उगाया जाता। कहाँ पर नहीं उगाया जाता? ओडिशा और पश्चिम बंगाल में बाजरा नहीं उगाया जाता। PBW 502 इम्प्रूव्ड वेराइटी है, PBW 502 इम्प्रूव्ड वेराइटी किसकी है? फटाफट से कमेंट करके बताया आप किसकी वेराइटी है, किसकी है? फटाफट से कमेंट करके बताएं। गेहूं की, जौ की, मक्का की या ज्वार की, किसकी वेराइटी है? PBW 502 किसकी वेराइटी है? सबको पता होगा, गेहूं की वेराइटी है। किसकी वेराइटी है? गेहूं की वेराइटी है, याद कर लेना। PBW 502 गेहूं, PBW 502 गेहूं की वेराइटी है। और क्लिपर पड़ी थी वो किसकी थी? जौ की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की। बाजरे की फसल में अकेले खरपतवारों द्वारा कितनी % हानि हो जाती है? कितनी % उपज कम कर सकते हैं खरपतवार बाजरे की फसल में अकेले खरपतवारों द्वारा? 10 से 15%, 20 से 25%, 30 से 35%, 45 से 60%। फटाफट से कमेंट करके आप जवाब बताएं कि कितनी मात्रा खरपतवार कितनी % हानि पहुंचाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 20 से 25%। कितना होगा? 20 से 25%। नेक्स्ट अपन 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाली वेराइटी कौन सी है? फसल है, वेराइटी की जगह फसल कर लेना, थोड़ा आज टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। फसल है, कौन सी फसल है? कौन सी फसल है? विश्व में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाली फसल है धान, बाजरा, मक्का, गेहूं, कौन सी फसल है? तो सबको पता होगा गेहूं की फसल है। कौन सी फसल है? गेहूं की, विश्व में। आगे देखते हैं, भारत में जो है वो धान है। गेहूं की द्विजीनी बोनी किस्मों की बुआई कितनी गहराई पर करनी चाहिए? डबल जीन वाली किस्मों की बुआई कितनी गहराई पर करनी चाहिए? आपको यहाँ पर यह बताना है कि किस गहराई पर करें द्विजीनी जो बोनी किस्में हैं उनकी बुआई। 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर, कितनी सेंटीमीटर पर करें? फटाफट से आप कमेंट करके जवाब दें कि कितनी सेंटीमीटर पर बुआई करनी चाहिए, कितनी गहराई पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर गहराई पर बुआई करनी चाहिए डबल जीन वाली की। नेक्स्ट आपको बता दें, गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण सिंचाई की क्रांति की अवस्था CRI अवस्था किसने बताई थी? क्राउन रूट इनिशिएशन जो बुआई के 21 दिन बाद आती है और मेन क्रिटिकल स्टेज है गेहूं की, उसके बारे में किसने बताया था? तो इसका बारे में डॉक्टर RK मलिक ने बताया था, डॉक्टर RBL भारद्वाज ने बताया था, डॉक्टर BP पाल ने बताया था या डॉक्टर YL नैने ने बताया था? किसने बताया था? आप सबको पता होगा, YL नैने तो अभी आ चुके थोड़ी देर पहले। धान के खैरा रोग की खोज की थी। डॉक्टर RK मलिक ने गेहूं सा में आइसोपिट्रोन के प्रति सबसे पहले प्रतिरोधकता देखी। और डॉक्टर BP पाल भारतीय मूल की पूसा के प्रथम महानिदेशक रहे हैं। और डॉक्टर RBL भारद्वाज ने इसके बारे में बताया, CRI के बारे में। किसके बारे में बताया? CRI, क्राउन रूट इनिशिएशन। ये बुआई की कितने दिन बाद आती है? 21 दिन बाद। कितने दिन बाद आती है? 21 दिन बाद। और गेहूं की मेन क्रिटिकल स्टेज है, ध्यान रख लेना। तो ये थी अपनी आज की शानदार क्लास। 25 क्वेश्चंस पढ़ चुके हो। कल अपनी एक क्लास हो रही है सीरियल क्रॉप्स की, अनाज वाली फसलों की। उसके बाद में अपन एनिमल हजबेंड्री के क्वेश्चन शुरू करेंगे, एनिमल हजबेंड्री की क्लास शुरू करेंगे।
तो आप को कल मैं टॉपिक बता दूंगा एनिमल हस्बेंड्री का। कल के लिए तो यही टॉपिक रहेगा सीरियल क्रॉप्स का। इसके बाद में आपको एक नया टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री का कल आप कमेंट करके भी बताना, आज ही आप कमेंट करके बता दो ताकि उसका अपन मैटर तैयार कर ले, पहले पीपीटी वगैरह बना ले कि कौन सा टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो। कल कमेंट करके जरूर बता दे, या आज भी इस वीडियो पे कमेंट करके बता दे कि एनिमल हस्बेंड्री का कौन सा टॉपिक ले अपन। ठीक है। अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल एजी काका ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही हमारा फेसबुक पेज जो एग्रीकल्चर के से संबंधित लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ पर डलती रहती है, तो एजी काका के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। साथ ही आप हमसे व्हाट्सअप द्वारा भी जुड़ सकते हो। व्हाट्सअप से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सअप नंबर है, सबको वैसे पूरे क्वेश्चनों पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, 9928842449 पर अपना नाम लिख कर भेजें। थैंक यू, धन्यवाद। तो फिर कल इसी समय ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़े रखना। शाम 7:30 बजे सीरियल क्रॉप्स की 5वीं क्लास शुरू होगी और टॉपिक ज़रूर बताना आप, ठीक है।